अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली हम उसमें देखेंगे कि रिसेशन क्या होता है। ठीक है, रिसेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसकी कॉजेज देखेंगे और देखेंगे कि कितने अरसे तक रिसेशन जो है वो कितने अरसे पे मुहित होता है या कितने अरसे पे डिपेंड करता है, कब रिसेशन ओवर हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर अनऑफिशियल डेफिनेशन की बात करते हैं हम रिसेशन में की, तो रिसेशन बेसिकली एक ऐसा फेज होता है बिजनेस साइकिल का। बिजनेस साइकिल के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ठीक है, ये 4 फेजेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल के। ठीक है, अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फेज जो है वो रिसेशन का है। रिसेशन उस फेज को कहते हैं जहाँ पे 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स में जो जीडीपी की रेशियो है वो डिक्लाइन कर रही हो। ठीक है, जीडीपी हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जीडीपी क्या होता है। मैं उसका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से जाके जीडीपी को डिटेल में देख सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है और उसको कैसे मैयर किया जाता है। सो जीडीपी की वैल्यू जो होती है, अगर 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स की जीडीपी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ मूव कर रही है या फिर रिसेशन में जा रही है। ठीक है, मीनिंग दैट इकोनॉमी इज श्रिंकिंग, यानी इकोनॉमी का आउटपुट श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, इकोनॉमी का वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, और ग्रो नहीं कर रही इकोनॉमी, डेवलप नहीं कर रही, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी जो है बेसिकली वो श्रिंक कर रही है। ठीक है, सो हमने देखा कि जो रिसेशन है उसमें दो, अगर किसी भी कंट्री के 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स हैं उनमें जीडीपी की वैल्यू अगर डिक्लाइन में जा रही होती है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ मूव कर रही है। 1974 में एक जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जूलियस शिस्किन। ठीक है, उन्होंने रिसेशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में कुछ थंबनेल्स बताए थे। ठीक है, और उन्हीं थंबनेल्स को या उन्हीं रूल ऑफ थंब को जो है वो हम बताते हैं कि यही एक रिसेशन की जो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है वो यही है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अब जो इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स में अगर जीडीपी की वैल्यू डिक्लाइन करती है तो हम कह सकते हैं कि वो रिसेशन है। हेल्दी इकोनॉमी जो होती है वो एक्सपैंड करती जाती है ओवर टाइम। किसी एक टाइम में तो आप डिक्लाइन कर सकती है इकोनॉमी, हो सकता है किसी एक क्वार्टर में तो डिक्लाइन कर रही हो, लेकिन नेक्स्ट में वो फिर से बूस्ट करना स्टार्ट हो जाती है अगर इकोनॉमी हेल्दी हो। ठीक है, अगर इकोनॉमी जो है वो 2 क्वार्टर्स में डिक्लाइन की तरफ जा रही है इकोनॉमिक आउटपुट, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है जो कि हमें सॉल्व करनी चाहिए या हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है रिसेशन की, ये अब एक कॉमन स्टैंडर्ड बन गया है फॉर फ्रॉम ईयर्स। अच्छा, डिप्रेशन का जो टाइम होता है उसमें क्या उसके मेजर सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या होते हैं कि हम किस टाइम को रिसेशन कह सकते हैं। बेसिकली इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है। ठीक है, लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, पीपल जो है वो लूज वर्क, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है रिसेशन के अंदर। ठीक है, कंपनीज मेक फ्यूअर सेल्स, उनकी यानी सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डिक्लाइन चली जाती है। इसका मतलब है डिमांड कम हो जाती है। जब ऑब्वियसली लोगों की जॉब चली जाएगी, उनकी वेज, उसका इफेक्ट होगा वेज के ऊपर, पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन कर जाएगी, तो ऑब्वियसली गुड्स की और सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी इफेक्ट होगी और कंट्री की ओवरऑल आउटपुट लेवल जो है वो डिक्लाइन में चली जाती है। अब ये पॉइंट जो है वेयर द इकोनॉमी ऑफिशियली फॉल्स इनटू रिसेशन डिपेंड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब हम कौन सा पॉइंट कह सकते हैं, जो ऐसा पॉइंट जहाँ पे इकोनॉमी की जो ऑफिशियली जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही होती है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर कि इकोनॉमी क्यों डिप्रेशन में जा रही है। ठीक है, उन फैक्टर्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं देयर इज मोर देन वन वे फॉर अ रिसेशन टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, सिर्फ एक ही कोई तरीका नहीं होता कि जिसकी वजह से रिसेशन स्टार्ट हो जाता है किसी इकोनॉमी के अंदर, बल्कि नंबर ऑफ फैक्टर्स रीजन हो सकते हैं रिसेशन की।
ठीक है। फ्रॉम सडन इकोनॉमिक शॉक, कोई सडन इकोनॉमिक शॉक भी आ सकता है, ठीक है, सडन फाइनेंशियल शॉक भी आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये सारे बेसिकली कॉजेज ऑफ रिसेशन इनको हम कह सकते हैं। सम ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ रिसेशन आर एक्सप्लेन, ठीक है। कौन कौन से मेन ड्राइवर्स हैं हम रिसेशन के? सडन इकोनॉमिक शॉक, ठीक है। जब भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर सडन कोई इकोनॉमिक शॉक आता है, ठीक है, जैसे कोविड आया, कोविड-19 में के थ्रू जो इकोनॉमी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज जो हैं वो कोलैप्स हुई और शट डाउन हुई, ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन। तो उससे क्या हुआ कि सडन सप्लाई शॉक आया, ठीक है। सप्लाई के साथ साथ इकोनॉमीज में डिमांड शॉक भी आया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं था। सो इस तरह की कंडीशन जब भी इकोनॉमी में आती है तो हम उसको कहते हैं रिसेशन आया। फिर एक्सेसिव डेट, जब भी इकोनॉमी के जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर बिजनेस ओनर जो हैं वो इतना ज़्यादा डेट ले लें कि जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग ऑफ द डेट है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब वो पे बैक नहीं कर पाएंगे, तो उस वो भी कंट्री जो है वो बैंकरप्सी की तरफ या फिर जो रिसेशन है उसकी तरफ चले जाते हैं। अब किसी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन भी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए, इन्फ्लेशन ऑल दो एक अच्छी चीज़ होती है इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन हम बेसिकली कहते हैं कि प्राइसेस का इंक्रीज, एक खास इंटरवल में प्राइसेस का इंक्रीज को हम देखते हैं जो कि, ठीक है, तो वो हम उसको इन्फ्लेशन के साथ डिस्कस करते हैं कि एक खास ड्यूरेशन के अंदर प्राइसेस जो है एक रेशो के साथ इंक्रीज हो रही हो तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ रहा है। इतने परसेंट जिस रेशो के साथ प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं वो परसेंटेज इन्फ्लेशन की ग्रोथ होती है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन खुद से एक बुरी चीज़ नहीं है, इन्फ्लेशन आनी चाहिए इकोनॉमी में, लेकिन ओवर या टू मच इन्फ्लेशन या जो हाइपर इन्फ्लेशन होती है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, बल्कि एक ड्रास्टिक किस्म का या डेंजरस एक सिग्नल होता है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, एक डेंजरस फिनोमिना होता है इकोनॉमी के लिए अगर इन्फ्लेशन जो है एक खास लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए। हाउ लॉन्ग डू रिसेशन लास्ट? अब रिसेशन जो है वो कितना अर्से तक रहता है? हमने देखा कि कोविड-19 का जो टाइम था वो उसमें रिसेशन जो है वो तकरीबन 2 से 3 महीने का रिसेशन रहा जिसमें हमारा ओवरऑल लॉकडाउन रहा, ठीक है। उससे बाद हमने अगर यूएस की इकोनॉमी को देखते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन आया दिसंबर 2007 से 2009 तक, यानी 2 साल में उनका जो हाउसिंग बबल डिप्रेशन रिसेशन टाइम पीरियड था, जो कि डिप्रेशन से ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन इससे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू रिसेशन, ठीक है। रिसेशन के बाद हम रिकवरी कर लेते हैं। सो 2 साल का रिसेशन ये आया, फिर ग्रेट डिप्रेशन आया 2007 से 2009 में, ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ कि गल्फ वार रिसेशन आया जुलाई 1990 टू मार्च 1991, सही। सो अब कैन यू प्रिडिक्ट द रिसेशन, ठीक है। अब कोई भी इकोनॉमी क्या रिसेशन को प्रिडिक्ट कर सकती है? इकोनॉमिक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है फैक्टर्स की अक्रेंस के अंदर। सो प्रेडिक्टिंग फ्यूचर रिसेशन इज फार फ्रॉम इजीली, ठीक है। सो हम इतना इजी नहीं होता कि हम रिसेशन को इजीली प्रेडिक्ट कर सकें कि रिसेशन किसी भी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है या नहीं, क्योंकि जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली उनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके रैशनल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और साथ साथ इकोनॉमिक जो हमारे दो पिलर्स हैं, गवर्नमेंट है और अगर मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन। सो अनसर्टेन होता है, इसलिए प्रेडिक्ट करना कि इकोनॉमी में फ्यूचर में किस टाइम पे रिसेशन आ सकता है ये ज़्यादा एक ईजी टास्क नहीं है। फॉलोइंग वार्निंग साइंस कैन गिव यू मोर टाइम टू फिगर आउट, ठीक है। अब कुछ ऐसे साइंस हैं लेकिन जिनको देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ रिसेशन का टाइम आ सकता है, ठीक है। सो आउट ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिसेशन बिफोर इट हैपन, डिक्लाइन इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस गुड्स की सेल्स और परचेज में से कम हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर डिमांड कम हो जाए इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन आ रहा है। फिर सडन स्टॉक मार्केट डिक्लाइन, अगर स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आ जाए,
ठीक है, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि रिसेशन आएगा, ठीक है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाए, यानी लेबर फोर्स की जो डिमांड है वो कम हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो भी हम कह सकते हैं डिप्रेशन रिसेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम डिफ्लेशन को देखें तो डिफ्लेशन के आने के बाद भी, यानी अगर प्राइसेस एक इंटरवल खास इंटरवल तक हम प्राइसेस को ऑब्जर्व करें और प्राइसेस की में डिक्लाइन आ रहा हो, गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में डिक्लाइन हम ऑब्जर्व करें तो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। अगर इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन का शिकार होती है तो उसके बाद भी हम रिसेशन को ऑब्जर्व करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल शॉक आता है, टेक्नोलॉजिकल शॉक आने की वजह से इकोनॉमी में लेबर की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और लेबर की डिमांड डायरेक्टली हिट होने की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से पर कैपिटा इनकम कम होती है, और ओवरऑल जो है वो पूरा इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल सिचुएशन ऑफ दिस इकोनॉमी आता है, और फिर रिसेशन जनरेट हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। सो हाउ डज अ रिसेशन इफेक्ट मी, ठीक है, हमें रिसेशन किस तरह से इफेक्ट करता है। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक आम इंडिविजुअल जो है उसकी लाइफ के ऊपर रिसेशन के क्या इम्पैक्ट आते हैं। यू मे लूज योर जॉब ड्यूरिंग अ रिसेशन एज अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, ठीक है, हमने पढ़ा कि जब रिसेशन आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमारा जो इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, लेबर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी में और लेबर डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, ठीक है। दूसरा, ये मच हार्डर टू फाइंड जॉब रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेस करना जॉब को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिंस मोर पीपल आर आउट ऑफ वर्क, क्योंकि लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है ना, सप्लाई ज़्यादा है तो आप रिप्लेस करते हुए ऑब्वियसली आपका क्राइटेरिया जो है वो हाई होगा। और फिर पीपल हु कीप देयर जॉब्स में सी कट टू पे एंड बेनिफिट। अब जिनके पास जॉब है, ठीक है, वो ऑब्वियसली जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, उसको भी तो इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि सेल गुड्स की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों की डिमांड जब कम हो रही है तो क्या है कि प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होता है वो भी डिक्लाइन कर रहा होता है। तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जब डिक्लाइन कर रहा होता है, ऑब्वियसली उसके कंसर्न अपने फ्यूचर के लिए होते हैं, तो वो जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनको मजीद जो बेनिफिट देने होते हैं या वो दे रहे होते हैं उनको कट डाउन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट एंड अदर एसेट्स कैन लूज मनी इन रिसेशन, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो कम हो जाता है। बिजनेस ओनर्स मेक फ्यूअर सेल्स ड्यूरिंग द रिसेशन, ठीक है, जब डिमांड नहीं होगी तो सेल्स जो है वो भी इम्पैक्ट करेगी। और फिर अनएबल टू पे देयर बिल्स ड्यूरिंग रिसेशन, और फिर जो ओवरऑल इकोनॉमी है, ओवरऑल इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने बिल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो वो बैंकक्रप्ट होने का उनका चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर डिफॉल्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो रिसेशन टाइम पीरियड है वो उसमें बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और गुड्स की डिमांड एंड जो सप्लाई की डिमांड है वो डिक्रीज हो रही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।